गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। लास्ट 2 लेक्चर में हमने हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 2 पार्ट को पढ़ा है। अब आज हम इस नए पार्ट पर डिस्कस करेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंजर्वेटिव्स ने फिर से बार्बन फैमिली को रिस्टोर किया और वहाँ पर फिर से मोनार्कियल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। अब हम इस पूरे पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से कंजर्वेटिज्म या कह सकते हो रूढ़िवादी परंपरा के द्वारा उनके द्वारा चलने के साथ साथ एक लिबरल उदारवादी विचारधारा या लिबरल्स आए थे, एक नई सोसाइटी का, एक समाज का, एक शिक्षित वर्ग या कह सकते हो उसमें शिक्षित वर्ग में प्रोफेसर थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और अदर जो थे, उन्होंने किस तरह से रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में स्प्रेड किया, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल हम फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे। इसमें मैंने लिखा है 1830 फर्स्ट रिवोल्ट जुलाई, यानी फर्स्ट रिवोल्ट 1830 में जुलाई में हुआ था फ्रेंच कंट्री में, फ्रांस में। क्या था ये? 1830 में वहाँ के कंजर्वेटिव्स को हटाकर या कह सकते हो रूढ़िवादी परंपरा को हटाकर वहाँ की पीपल्स ने रिवोल्ट किया और ये जो रिवोल्ट थी ये बिगनिंग थी पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में नए कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन की या कह सकते हो संवैधानिक राजतंत्र की। 1830 में रिवोल्ट के जरिए इसको जुलाई रिवॉल्यूशन का नाम भी दिया गया फ्रेंच कंट्री में। इसके ज़रिए वहाँ पर एक नए संवैधानिक तंत्र की स्थापना की गई, एक नया कह सकते हो फॉर्मेशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने जो मोनार्कियल गवर्नमेंट था या कह सकते हो कंजर्वेटिव जो थे उसको उखाड़ फेंका था। इसके बारे में एक फेमस व्यक्ति रहे हैं मेटरनिक, उन्होंने लिखा भी था कि यदि फ्रांस छींकता भी है तो उसमें आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि यदि उन्होंने लिखा है कि यदि फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या मतलब था उनके इस स्टेटमेंट का? ऐसे क्वेश्चंस आपके उसमें ऑब्जेक्टिव बेस पे आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि क्या मतलब था इसका मतलब ये था कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन की बिगनिंग हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब यूरोप के कॉन्टिनेंट के अदर पार्ट का समय आ गया, अदर पार्ट के टाइम आ चुका है। तो अब हम इसके बाद फ्रांस के बाद हम पढ़ेंगे ग्रीक के इंडिपेंडेंट के बारे में। ग्रीक का इंडिपेंडेंट, ग्रीक एक कंट्री है वहाँ पर, फ्रांस यूरोप में एक ग्रीक कंट्री है, उसके वहाँ पर इसकी जो बिगनिंग है इंडिपेंडेंट की जो स्ट्रगल है इसकी बिगनिंग होती है 1821 में और इसका जो एंडिंग होती है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी जो कुस्तुनतनिया की संधि हुई थी 1832 में। वहाँ पर इसके बाद नेशनलिज्म की शुरुआत हुई और वहाँ पर मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटाकर उसको राष्ट्रवादी पुरानी परंपरावादी विचार को हटाकर एक नए राजतंत्र की शुरुआत हुई थी, जिसको हम कहते हैं उदारवादी विचारधारा है, जिसको हम लिबरल जो है वो भी कहते हैं ग्रीक में। अब ये जो ग्रीक और फ्रांस का एग्जाम्पल तो हमने देखा, लेकिन मोस्टली ऐसा कहा था, फिर बाद में जो फिलोसोफर हुए, विचारक हुए, उन्होंने कहा कि ये जो भी क्रांति आ रही है, जो भी रिवॉल्यूशन आ रहा है, ये केवल रिवॉल्यूशन का केवल साइंस के जरिए नहीं लाया जा सकता, साइंस ने टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं लाया जा सकता, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर हमें समाज में रिवॉल्यूशन लाना है, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन करना है, एक यूनिफाइड करना है, एक उसमें एक राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करना है, या यहाँ पर हमको एक संवैधानिक तंत्र की स्थापना करना है, तो वो जो है हम कब कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं जब हम रोमांटिसिज्म को फॉलो करें। क्या था रोमांटिसिज्म? तो रोमांटिसिज्म या कह सकते हो नए कलाकारों का आगमन, लोक कलाकृतियों का आगमन, नई नई भाषाओं के माध्यम से, नए नए कहानी कथाओं के माध्यम से समाज के वर्ग को उस यूरोप कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में अवेयरनेस को लेकर आना, ये था रोमांटिसिज्म।
इसमें रोमांटिसिज्म में इसमें आपकी जो इसमें बुक में दिया हुआ है रोमांटिसिज्म के बारे में, इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई है कि रोमांटिसिज्म के जरिए कई ऐसे विचारक भी हुए, जैसे जिन्होंने, जैसे इनका नाम दिया हुआ है कैरोल है, करपेंस्की है, इन्होंने म्यूज़िक और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी थी। इसमें आगे और भी सब काफ़ी कुछ चेंजेस इसमें दिया हुआ है, जैसे लैंग्वेज में पॉलिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि केवल उस समय जो था मेन पावर रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया हुआ करते थे, तो ये तीनों प्लेस में, अलग अलग प्लेस में केवल उन्होंने रोमांटिसिज्म के माध्यम से या एक नई कलाकृति के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से अवेयरनेस लाकर रिवोल्ट करने की बात कही। ये थर्ड पॉइंट में हमने समझा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या था ये? देखिए 1830s के समय, मतलब ये जो टाइमिंग था 1830 का जो टाइमिंग था, उस समय यूरोप कॉन्टिनेंट की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब यूरोप कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो वैसे जैसे आपने ये भी जाना कि उस समय फ्रांस में, ग्रीक में और बहुत सारे प्लेस में, अलग अलग प्लेस में छोटे छोटे रिवोल्ट स्टार्ट हो गए थे। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, रिवोल्ट भी चल रहे हैं। उस समय एक कंडीशन क्रिएट होती है, मेन वो कंडीशन थी, वो स्थिति थी आर्थिक समस्या, जिसको कह सकते हो हंगर की यानी भूखमरी की, जिसमें व्यक्ति को खाने के लिए या उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी या उसके पास भोजन नहीं था। ये पॉइंट में यही लिखा हुआ है हार्डशिप में, हंगर हार्डशिप में, कि किस तरह से व्यक्ति ने भुखमरी से या बेरोजगारी से स्ट्रगल किया। तो जब ये पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, तो जो रूरल पीपल्स हैं वो मोस्ट रूरल पीपल्स जो थे वो जॉब के सर्च करने के लिए, जॉब सर्चिंग के लिए अर्बन एरियाज़ में जाने लगे। ये कंडीशन क्रिएट हुई इस पॉइंट के अंतर्गत हमने अभी समझा कब 1830 में। और ये परिस्थितियाँ क्या थी? इसके कारण से जब व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा, जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा, यानी खाने को नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस है कि परिस्थितियाँ ऐसे निर्मित होगी जब व्यक्ति रिवोल्ट करने लगे। तो इस कंडीशन पे बहुत सारे रिवोल्ट होने लगे और फाइनली 1848 में इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? यूरोप कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स को डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक। क्या था रिपब्लिक? ये रिपब्लिक के अंतर्गत एक गणतंत्र राज्य के रूप में, गणतंत्र उसके रूप में उन्होंने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। इसमें यह था कि 21 ईयर्स से अबव के पर्सन जो है, 21 ईयर्स से ऊपर वाले जो है वो वोट कर सकते हैं। तो वोट किसे करेंगे? एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक तंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति उसमें वोट करेंगे और एक नया राजतंत्र स्थापित किया जाएगा जो आगे जो है सत्ता में आएगा या जो आगे की शासन व्यवस्था को संभालेगा। ये हमने इसमें आपके थर्ड पार्ट में ये पूरा दिया हुआ है। उसके बाद एक टॉपिक और दिया, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी ये इसी के साथ साथ ये जो मैंने टॉपिक बताया इसमें ही कई टॉपिक्स ऐसे थे कि कुछ पार्ट्स यूरोप कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स बचे हुए थे, जिन पार्ट्स में, जिन भागों में अभी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, तो उन भागों में भी लिबरल्स ने जो है अलग अलग प्लेस पर रिवॉल्यूशन लाकर उस पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को कन्वर्ट कर दिया एक नए संवैधानिक राजतंत्र में या एक नए गणतंत्र में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सामने आया। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से लास्ट 2 लेक्चर में हमने इसकी बिगनिंग की थी और इसमें एज ऑफ रिवॉल्यूशन में 1830 से लेकर 1848 तक के पीरियड को पूरा पढ़ा। इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड शेयर माय चैनल।